हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। ओके, तो बच्चों वस्तुओं के बारे में हमने देखा था कि जो भी चीजें आपके आसपास है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, आपके सामने जैसे कि स्क्रीन है, इसके अलावा आप जिस डेस्क पे बैठे हैं टेबल है आपके पास, इसके अलावा आपके पास नोटबुक होगी, अपना पेन होगा, बुक्स होंगी, बैग होगा। ये सारी वस्तुएं जिनमें भी द्रव्यमान है जो आयतन घेर रही हैं या स्थान घेर रही हैं, वे सभी आपकी पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। और इन पदार्थों को हम उनकी अवस्थाओं, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। और तीन मुख्य अवस्थाओं की बात हम करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तीनों की अपने अपने गुण हैं, तीनों अलग अलग प्रकार से प्रत्येक गुणों के लिए भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, ये भी हमने देखा था। तो बहुत चीजें आपने चैप्टर में पढ़ ली थी, जैसे पदार्थ क्या होता है, इसके अलावा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात की, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीन अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से। ठोस के बारे में हमने पढ़ा था, गैस द्रव के बारे में हमने पढ़ा था, गैस के बारे में हमने पढ़ा, प्रॉपर्टीज देखी, डिफरेंसेस निकाले हमने तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। फिजिकल नेचर, भौतिक प्रकृति की बात की कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है, वो हमने समझा कि जब भी आपको, जैसे ये पेन है, इसमें देखने में क्या क्या चीजें लग रही है, इसका अपना एक आकार है, इसकी अपनी एक अवस्था है, इसमें एक रंग है, इसमें एक गंध होगी, इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जो भी ये चीजें हैं ये सारे आपके भौतिक गुणों के अंतर्गत आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ जो है, जो टेबल आपके सामने है, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, वो सभी कणों से मिलकर के बने हुए हैं। और उन कणों के अपने कुछ गुण हैं जो कि मुख्य रूप से तीन थे। कौन कौन से? एक, जो पदार्थ के जितने भी कण होते हैं उनके बीच में, पदार्थ के जितने भी कण होते हैं उनके बीच में स्थान पाया जाता है। ये आपने कब देखा? जब आपने कहा मैम हमने पानी लिया था ग्लास में, और उस पानी में हमने चीनी डाली, और चीनी डालने के बाद पानी का जो स्तर था वो बढ़ा नहीं, पानी उतना ही रहा। तो चीनी कहाँ गई आपकी? आप कहते हो घुल गई, लेकिन समाप्त तो नहीं हुई ना। घुलने का मतलब क्या है कि जो पानी के कण थे, आपने कहा मैम हमने एक ग्लास लिया, आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ये आपने ग्लास लिया, इसमें आपने पानी रखा, और हमने क्या कहा, वो जो पानी है उसका जो लेवल होगा, ठीक है, ये पानी, ये ग्लास है आपका, हमने क्या बोला, पदार्थ जो है आपका वो कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो पानी क्या है? पदार्थ है आपका। ठीक है, द्रव अवस्था में इसके अपने कण होंगे। आपने क्या बोला कि मैम हमने इसमें चीनी डाली, चीनी ऐड किया आपने, तो यहां आपने इसमें चीनी ऐड कर दी, ये आपका था पानी, और आपने इसमें शक्कर ऐड की, या चीनी आप लिख लो, ठीक है, ये आपने इसमें ऐड करी। अब आप क्या कहते हैं, चीनी डालने के बाद भी पानी का जो लेवल है ग्लास में वो इतना ही है, इससे ऊपर पानी नहीं गया। इसका मतलब क्या है, जो चीनी के कण डाले थे, हमने क्या बोला, पानी के कणों के बीच में स्थान है, इस स्थान में चीनी के कण जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन खाली स्थानों में आपके चीनी के कण आ गए। तो कैसे आए मैम? क्योंकि पानी के कणों के बीच में स्थान था। यानी हर एक पदार्थ जो है, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो या गैसीय अवस्था में हो, उसके कणों के मध्य स्थान पाया जाता है। और ये हम ये वाला उदाहरण, या जब हम ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें स्थान है। इसके अलावा पदार्थ जी के जो कण है वो कंटिन्यूअसली मोशन में है। कैसे हैं मैम? हमने तो कोने में एक साइड में परफ्यूम की बोतल ओपन की थी, लेकिन पूरे कमरे में हमारी सुगंध फैल गई। कैसे? क्योंकि जो हवा है वो पदार्थ है, उसमें गैसेस है वो पदार्थ हैं, और उनके कण कंटिन्यूअसली मोशन में है, गति कर रहे हैं। इसलिए मैंने परफ्यूम की बोतल यहाँ पे ओपन करी, यहाँ पे खोली, और वो हवा के माध्यम से
क्या कर रहे हैं, मूव करते करते आपके जो सामने मेरा कोई व्यक्ति होगा या थोड़ा दूरी पर कोई व्यक्ति है वहां तक वो फैल गए हैं, ठीक है। तो मूवमेंट के कारण तो पदार्थ के जो कण हैं वो कंटिन्यूअसली मूव भी करें। आप कह रहे हो मैम ये पेन भी तो है, ये भी तो आपने पदार्थ कहा था, इसमें भी तो कण है, फिर इसका मूवमेंट कहाँ गया। तो इसके कणों में जो मूवमेंट है वो बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हमें वो आंखों से पता ही नहीं चलता कि वो मूव कर रहे कंटिन्यूअसली, ठीक है, क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं और ये आकर्षण का बल है वो वेरी करता है। कैसे, जिस प्रकार की अवस्था होगी, ठोसों में ये आकर्षण का बल प्रबल है। ये ठोस है, मैं इसको तोड़ नहीं पा रही हूँ, क्यों नहीं तोड़ पा रही हूँ मैं, क्यों मैं इससे हाथ पार आर पार नहीं कर पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि इसके जो कण हैं वो एक दूसरे को मजबूती से बांधे हुए हैं। और जितनी उस बल की मात्रा होगी, सपोज वो 7 न्यूटन है, जब तक मैं 7 न्यूटन से ज्यादा का बल नहीं लगाऊंगी तब तक ये नहीं टूटेगा। आप कहेंगे टूट तो जाता ही है ना मैम, अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा फोर्स कितना है, जो इसके कण हैं उनके बीच में जो फोर्स है, बल है, उससे ज्यादा होना चाहिए तब ये टूटेगा। हवा के कणों के बीच गैसीय माध्यम है, हमने हवा की बात की, हवा में हम आसानी से हाथ आर पार कर पा रहे हैं, क्यों, हवा में भी तो कण है ना, लेकिन वहां पर आकर्षण का बल क्या है, बहुत ही दुर्बल प्रकृति का है। पानी में हवा की अपेक्षा आपको थोड़ा बल लगाना पड़ता है, जब आप पानी में हाथ डालते हैं तो थोड़ा आपको हैवी सा लगता है, तो वो हैवी सा क्या है, वो आकर्षण का बल है जो कि गैसीय अवस्था से थोड़ा ज्यादा है द्रव अवस्था में। क्लियर, सब पढ़ लिया था। इसके अलावा आपने बात की थी डिफ्यूजन की, विसरण क्या है, आपने कहा मैम हमारे पास इंक थी, इंक आपकी पानी में फैल रही है तो ये विसरण है, ठीक है। इंक जो है आपका एक पदार्थ है, पानी आपका एक पदार्थ है, ठीक है। तो जब दो पदार्थ एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उसको आपका विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहा जाता है। क्लियर है, तो पदार्थ आपका स्याही भी है, पदार्थ आपका पानी भी है, दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। विसरण का सिंपल मीनिंग होता है फैलना, ठीक है। तो दो पदार्थों के कण एक दूसरे में अंतः मिश्रित हो रहे हैं या इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आपने पानी को गर्म कर दिया तो स्याही जल्दी घुल जाएगी या फैल जाएगी, आप बोलोगे, ठीक है। घुलना नहीं बोलेंगे, फैलना बोलेंगे, जल्दी उसके कण उसमें फैल जाएंगे। तो क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, मूवमेंट जल्दी हो जाता है। आप कहते हो हमने जब एक ग्लास में हमने पानी में चीनी डाली, उसको हमने ऐसे ही रख दिया, दूसरे ग्लास में हमने पानी में चीनी डाली और उसको हम कंटिन्यूअसली स्पून से घोल रहे हैं, ठीक है। तो जिसको हम घोल रहे थे वो चीनी जल्दी घुल गई, लेकिन जो हमने ऐसे ही रखा है ग्लास वो नहीं घुला। क्यों, क्योंकि यहाँ आप जब घोल रहे हो ना तो कणों में आप गतिज ऊर्जा उनमें पैदा कर रहे हो, तो गतिज ऊर्जा के कारण वो जल्दी घुल रहा है। तो यहाँ पर भी यही होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा आपका क्या होता है, कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कि ये विसरण की दर जो है वो तेज हो जाती है। ओके, चलिए, कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या आपने पदार्थ को अवस्था बदलते देखा है, तो हाँ जी मैम, हमने बर्फ को पिघलते देखा है। बर्फ पिघलती है, वो पानी में परिवर्तित होती है, तो बर्फ ठोस अवस्था, पानी आपका द्रव अवस्था, तो ठोस से द्रव में गया। फिर हमने उसी पानी को बहुत ज्यादा बॉईल किया तो वो भाप भी बन गया, तो हमने पानी को भाप के रूप में बदलते भी देखा है, यानी द्रव से गैसीय अवस्था में भी जाते देखा है। तो ये सब किसके प्रभाव से हो रहा है, तापमान के प्रभाव से। हमने गैस के ऊपर रखा था बर्फ को, या हमने फ्रीजर से बाहर निकाल दिया था तो तापमान बढ़ाया था, तो तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, आपकी अवस्था परिवर्तित हो रही है। सेम, आपने पानी को फ्रीजर में रख दिया तो आपने तापमान कम किया ना, बाहर आपका 25-30 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, अगर फ्रीजर के अंदर तो बहुत ठंडा होता है, यानी तापमान बहुत कम होता है, तो आपने तापमान कम किया तो आपने फिर क्या देखा, पानी कुछ समय बाद आपकी बर्फ में बदल गई। तो तापमान बढ़ने से और तापमान घटने से आपका अवस्था परिवर्तित हो रही है। इसके अलावा दाब का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, पदार्थ की अवस्था में। मेल्टिंग पॉइंट क्या है मैम, बर्फ एक तापमान पर पिघलना शुरू कर रही थी, हमने वो तापमान नोट कर किया, वही क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा। यह हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। फ्यूजन क्या है, जब दो हल्के कण आपस में टकरा रहे हैं और एक भारी कण बना रहे हैं, इसमें आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी यानी ऊर्जा निकल रही है, ये क्या है आपका फ्यूजन। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अब जिस प्रकार आपने पिघलने का, गलन का एक तापमान नोट किया, उसी तरह जब पानी आपका भाप में बदलेगा तो वहां पर एक टेम्परेचर का रेंज आएगा या पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, जिसको आप नोट करते हैं जब आपका द्रव जो है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट करेगा। क्लियर है। इसके अलावा क्वथनांक हो गया,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? मैंने आपको बताया था, जब आपका जो तापमान है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, बर्फ आपने बाहर निकाली, बर्फ का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद आप क्या कहते हैं, एक अवस्था है कि जब बर्फ पिघलना शुरू करेगा, उस समय पर यानी उसके गलनांक पर उसका ताप स्थिर हो जाता है। स्थिर होने के साथ साथ जितनी ऊष्मा आप उसको दे रहे हो, यानी जितनी आग आप जला रहे हो, उस ऊष्मा की मात्रा जो वो बर्फ को पानी में परिवर्तित होने के लिए चाहिए, उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। सेम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? मैम आपने कहा था कि 1 किलो पानी लीजिए, उसको उसका भाप बनाइए, उसके किस पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो जितनी ऊष्मा हमने दी, जितनी आग हमने जलाई, वहां पर ऊष्मा की जितनी मात्रा की रिक्वायरमेंट है, वही हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। क्लियर? यहां तक पढ़ लिया था। सब्लिमेशन हो गया था, ठोस के बाद द्रव में चलते हैं, द्रव के बाद गैस में चलते हैं, यही होता है। बर्फ को अगर तापमान बढ़ाएंगे तो वो पानी में बदलता है, पानी का तापमान बढ़ाएंगे तो वो भाप में बदलता है। लेकिन अगर मैं कहूं बर्फ सीधे ही भाप बन जाए तो वो क्या है? तो ऐसी ऐसी प्रक्रिया जहां पर आपका ठोस द्रव में ना बदलकर, यानी बर्फ पानी में नहीं बदलेगा और सीधे भाप बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है बर्फ के साथ। लेकिन कई कई अभिक्रियाओं में आपको ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है कि ठोस आपका सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में नहीं जाता, तो इसको सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्लियर? यहां तक आपने पढ़ लिया था। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर भी आपने देखा था कि मैम अवस्था बदलती है, दाब के प्रभाव से भी बदलती है। जैसे कि हमने कहा बर्तन में पानी उबल रहा था और भाप में परिवर्तित हो रहा था, मैंने दाब लगाने के लिए उस बर्तन के ऊपर ढक्कन रख दिया, ठीक है। ढक्कन रखने का मतलब है प्रेशर अप्लाई किया, दबाव बढ़ाया, और क्या होता है, जो भाप बन रही थी वो भाप वापस पानी में परिवर्तित हो गई, और इसलिए आपको उस ढक्कन के नीचे वाली सरफेस में पानी की बूंदें दिखाई देती। क्लियर? तो इतना मैं उम्मीद करती हूँ आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा इसे, ठीक है। आज के सेशन का नया टॉपिक है इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या है, ठीक है। अब आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन एक एक करके। हैंड रेस करिए जिसको आता है। वाष्पीकरण 6th क्लास में पढ़ा है, 7th 8th, बहुत छोटी क्लासेस से आप वाष्पीकरण पढ़ते आ रहे हो। वाष्पीकरण, वाष्पन जिसे आप कहते हैं, इवेपोरेशन, बताइए। उसे इवोपरेशन कहते हैं। जीआईसी तपोवन। हाँ जी बच्चे, क्या नाम है आपका? गुड अपूर्वा। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अपूर्वा, गुड आफ्टरनून। अपूर्वा बताइए वाष्पीकरण क्या होता है, इवेपोरेशन? जब पानी भाप बन जाता है और आसमान में चले जाता है तो उसे इवोपरेशन कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, माइक ऑफ कर लीजिए। अपूर्वा ने हमें बताया कि जो पानी होता है ना, जब उसका भाप बनता है, वेरी गुड, जो पानी होता है जब उसका भाप बनता है उसको वाष्पीकरण कहा जाता है या इवेपोरेशन कहा जाता है, ठीक है। अब वाष्प के रूप में कोई भी चीज बदल सकती है। आप कहोगे मैम हमने तो पेन को भी पिघलाया था, एक समय ऐसा है कि वो पिघलने लगा, और पिघलने के बाद वो वाष्प में परिवर्तित होने लगा, ठीक है। लेकिन वाष्पन और इवेपोरेशन का आप ज्यादातर जब पढ़ेंगे तो वो पानी के संदर्भ में बताया जाता है, जल के संदर्भ में। तो होता क्या है, होता ये है, जीआईसी शब्दर खाल आंसर करना है। मैम इवेपोरेशन वो होता है जब कोई पानी गर्म हो जाता है और उसकी भाप बन के आसमान में चली जाती है, उसे ही हम इवेपोरेशन कहते हैं। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? अनुप्रीत। अनुप्रीत, जी। चलिए वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो दोनों बच्चों ने जीआईसी तपोवन और सफदर खाने में बहुत अच्छे से आंसर बताया कि हमारा वाष्पीकरण क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या हुआ, हमारे यहाँ पानी था, आपके यहाँ नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, ठीक है। तो समुद्र तो आपके आसपास नहीं है, लेकिन समुद्र में पानी हो सकता है, तालाब में हो सकता है, नदी में हो सकता है। आपके पास नदी तालाब आपके आसपास कुछ नहीं है, आप टब में पानी भर लीजिए और बहुत ज्यादा उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो आपको क्या दिखता है, धीरे धीरे वो पानी वहां से गायब हो गया। तो वो गायब कहाँ हुआ बताओ? आप कहोगे किसी छोटे बच्चे ने वो टब से पानी गिरा दिया है, ठीक है, ऐसा भी नहीं हुआ, कोई छोटा बच्चा वहां नहीं गया। आपने कहा किसी ने वो फेंक दिया है, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आप क्या देखते हो, कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आपके आसपास की कोई नहर नदी तालाब कुछ भी है वो सूख जाता है, तालाब सूख गया, तो पानी कहाँ गया? पानी आपका भाप बन करके उड़ गया है। जैसे कि आपने क्या कहा मैम, जब हम
पानी को बॉईल कर रहे थे तो हमने देखा धीरे धीरे बर्तन में पानी कम होने लग गया, तो वो पानी जो है वो भाप बन के परिवर्तित हो गया। जो यहाँ पानी था ये भाप बन करके उड़ गया और बच्चे अपूर्वा ने हमें बताया था ये ऊपर आसमान में चला गया और यहाँ संघनित होकर के बादलों में चला गया। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है? जब आपका तापमान बढ़ने से, ये सब कब हो रहा है? तापमान बढ़ने से। आप कह रहे हो मैम सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ऊष्मा है, ऊष्मा का मतलब गर्मी से समझते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है यानी तापमान बहुत ज्यादा है। तो जब तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने से पानी किस अवस्था में है बच्चे? पानी कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था से पानी क्या होगा? भाप बनेगा। भाप कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था है। तो पानी आपका द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में भाप के रूप में परिवर्तित हो रहा है, इसी को आपका वाष्पीकरण कहा जाता है। और नदी तालाब नहीं सूख रहे हैं आसपास, तो कपड़े तो हमारे रोज ही सूख रहे हैं। तो कपड़े कैसे सूख रहे हैं? हमने अपने कपड़े धोए, कपड़ों के अंदर क्या आ जाता है? जो उनके कपड़ों के अंदर ऐसे संरचना होगी कुछ, ठीक है, यहाँ छिद्र होते हैं छोटे छोटे कपड़ों में, वहां पानी की बूंदें बैठ जाती हैं। क्या आ गई इन छिद्रों में? आपकी पानी की बूंदें आ गई यहाँ। जब आपने कपड़े धोए अपने, जब वो गीले थे, गीले कपड़ों को आपने सुखाने के लिए बाहर रख दिया है, ठीक है, आप क्या देखते हो? सूर्य का प्रकाश पड़ता है और धीरे धीरे आपके कपड़े सूख जाते हैं। तो होता क्या है? ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ा इन बूंदों पर, और ये बूंदें यहाँ जो द्रव अवस्था में थी पानी के रूप में, वो यहाँ से वाष्प के रूप में यानी भाप के रूप में उड़ करके चली गई, और आपके ये कपड़ों के बीच में जो छिद्र है वो खाली हो गए, यानी कि कपड़े सूख गए। तो कपड़े सूखना सभी ने देखा है? कपड़े सभी ने सुखाए हैं? तपोवन शब्द रखा, बताओ। कपड़े डेली वॉश होते हैं, डेली हम देखते हैं कि कपड़े आपके सूखते हैं। तो कपड़े का सूखना जो है वो वाष्पन की ही घटना पर है। और मैम अब तो गर्मियां आ रही हैं, तो हमने घड़े में पानी को ठंडा होते हुए भी देखा है। तो क्या होता है? घड़ा जो होता है उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मिट्टी के घड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है, घड़े की सरफेस पे जो पानी होता है उसको क्या होता है? वाष्पीकरण में जाने के लिए वो घड़े के अंदर के पानी को क्या करता है? पानी से ऊष्मा को अवशोषित करता है या ऊर्जा को वहां से लेता है, गर्मी को वहां से लेता है, और वाष्पन की क्रिया होती है इस प्रकार। और अंदर के पानी से चूंकि गर्मी को लिया गया है, तो अंदर का पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा। मैम गर्मी में हमें तो पसीना भी होता है ना, फिर कैसा होता है? स्वेट करती है बॉडी, तो बॉडी की सरफेस में वाटर आ जाता है, ठीक है। अब इस पानी को भाप बनने के लिए ऊष्मा चाहिए, तो वो ऊष्मा कहाँ से आएगी? वो बॉडी के अंदर से आएगी, शरीर के अंदर से आएगी। तो शरीर के अंदर से गर्मी बाहर आई, और वो जो स्वेट आया था बॉडी पे, स्किन पे हमारे, वो सारा भाप बन के उड़ गया। और साथ ही साथ अंदर से क्योंकि ऊष्मा बाहर आई तो हमें ठंडक लगती है, स्वेटिंग होती है, तो ठंडक ठंडी फील होता है ना हमें। तो क्यों हो रहा है? ये सब वाष्पीकरण की घटना पर कार्य कर रहे हैं। क्लियर? बताइए, इतना समझ में आ गया? हैंड रेज करिए समझ आ गया तो। जीआईसी तपोवन, जीआईसी सफदर खान, समझ आ गया सभी बच्चों को वाष्पीकरण क्या है? तो पानी का भाप बनना। हाथ खड़ा करिए अगर समझ आ गया है तो। अच्छा, समझ नहीं आया तो आप बोलिए, आपको दोबारा समझाया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जबरदस्ती हाँ मत कीजिए। तो इवेपोरेशन मैंने बोला बच्चे कुछ भी नहीं है, आपका पानी जो है ना भाप बन के उड़ रहा है, बस वही वाष्पीकरण है। और ये कब हो रहा है? जब आपका तापमान बढ़ रहा है। क्लियर है? सूर्य का प्रकाश पानी पर पड़ा, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की वजह से पानी का तापमान बढ़ा, ये बॉइलिंग पॉइंट तक इसका टेम्परेचर गया और ये भाप बन करके उड़ गया। यही हमारा वाष्पीकरण है। Clear? So evaporation, the phenomenon by which molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. ठीक है, तो वह घटना जिसके द्वारा तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में अणु अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर गैसीय अवस्था में एक सहज संक्रमण से गुजरते हैं, उसे वाष्पीकरण कहते हैं, या वो वाष्पीकरण कहलाता है। या आप क्या लिखेंगे? जल भाप के रूप में जल की जगह पानी लिख सकते हैं, ओके।
पानी भाप के रूप में परिवर्तित होता है तो वो आपका वाष्पीकरण है सिंपल लैंग्वेज में। और ये सब कब हो रहा है? जब आप तापमान बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तापमान बढ़ाने से अवस्था परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तापमान बढ़ाने से या तापमान जब बढ़ता है आप कहेंगे तब आपको ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। इंग्लिश के टर्म से भी समझेंगे, मतलब इंग्लिश के टर्म्स को भी, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? वाष्पीकरण या तो तेजी से होगा या धीरे होगा, यानी कि या तो आपका जल्दी से सारा पानी भाप बन के उड़ गया या फिर धीरे धीरे हो रहा है। तो ये किन कारकों पर निर्भर करेगा? पहला है आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान, दूसरा है आपका सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे आप कहते हैं, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, और विंड स्पीड यानी कि हवा की जो गति होगी। ये सब कारक प्रभावित करेंगे किसको? वाष्पीकरण को। और किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? पहले कारक की बात करते हैं यहाँ पर, तापमान। आपने क्या बोला कि मैम गर्मियों में तो हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में वही कपड़े सूखने में समय ले रहे हैं। तो जल्दी सूखने का क्या मतलब है बच्चों? जल्दी सूखने से मतलब है कि जितना पानी कपड़ों के अंदर था वो जल्दी से भाप बन के उड़ गया कम समय में। क्लियर? तो यानी तापमान बढ़ेगा, जैसे गर्मियां आती हैं तो तापमान बढ़ जाता है, तो उस समय पे हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो पहला कारक यही है। ये समझ में आ गया सभी को? तापमान बढ़ेगा यानी गर्मियां आएंगी तो वाष्पीकरण जल्दी से। अगर आपको समझ आता है, जब भी मैं पूछती हूँ समझ आ गया तो आपको हैंड रेज करना है, ठीक है, हाथ उठाना है अपने। तो ये कारक समझ आ गया, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण जल्दी से होगा। समझ आ गया सभी को? वेरी गुड। दूसरे कारक की बात करते हैं। दूसरा कारक आपका क्या है? सतही क्षेत्र या सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहा जाता है। क्लियर? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? मैम मैंने अपनी 2 शर्ट धोई और 2 में से एक शर्ट मैंने ऐसे ही फोल्ड करके रख दी और एक शर्ट मैंने प्रॉपर खोल के रखी थी, ठीक है। तो जो आपने प्रॉपर फैला के रखी ना, उसका आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो मैम मैं क्या देखता हूं कि जिसका मैंने क्षेत्रफल, जिसको मैंने फैला के रखा था शर्ट को, वो जल्दी सूख गई, और जिसको मैंने फोल्ड करके रखा था उसने सूखने में समय लिया। जल्दी सूखने का मतलब वाष्पीकरण तेजी से, देर से सूखने का मतलब वाष्पीकरण धीरे हुआ। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने से आपका वाष्पीकरण तेजी से होगा। इसीलिए मम्मी क्या कहती है, पापा क्या कहते हैं कि कपड़े धो रहे हो तो कपड़ों को फैला के रखो ताकि जल्दी सूख जाए। तो वो बता रहे हैं कि वाष्पीकरण जल्दी से होगा अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, कपड़े को फैला कर रखोगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने से भी वाष्पीकरण तेजी से होता है। क्लियर? ये पॉइंट भी क्लियर है? इसके अलावा आर्द्रता की बात करते हैं। जैसे सर्दियों में कपड़े देर से सूखते हैं तो आर्द्रता ज्यादा है, ठीक है, और गर्मियों में कपड़े ज्यादा जल्दी सूख रहे हैं तो आर्द्रता कम है हमारे एटमॉस्फेयर पे। तो आर्द्रता अगर अधिक होगी तो कपड़े देर से सूखेंगे, आर्द्रता अगर कम है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, ठीक है। और फोर्थ है आपका हवा की गति। तो हवा की गति, जब हवा चलती है ना बहुत तेज तो आपके कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। तो हवा की गति में वृद्धि के साथ साथ, यानी कि हवा की गति तेज होगी तो उसके साथ साथ वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, यानी हमारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। तो बच्चों आज के सेशन में हमने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई पॉइंट नहीं समझ आया है, अगर किसी में डाउट है तो आने वाले सेशन में
आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने आने वाले सेशन में हम वाष्पीकरण को और अच्छे से पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे और इन फैक्टर्स को हम एक बार दोबारा से अच्छे से डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आपको अपने चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर जो आपका हो रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।